हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका मीनिंग क्या है, इसके डिग्रीज क्या हैं, इसको मेजर करने के मेथड्स क्या हैं, ये हम ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में, लास्ट वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इफेक्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटर्मिन करने के लिए। तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ चीज़ों के लिए क्या होती है, यूनिटरी होती है, और कुछ चीज़ों के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है, और कुछ चीज़ों के लिए वो लेस देन यूनिटी होती है, लेस देन वन होती है, वो इनइलास्टिक होती है, चेंज ही नहीं होती। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के साथ इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले नेचर ऑफ द कमोडिटी। वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी नेचर क्या है। देखो, कैटेगरी तीन में बांटा गया है सारे प्रोडक्ट्स को। इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ों को तीन कैटेगरी में बांटा है। पहली कंफर्ट होगी, पहली नेसेसरीज होगी, दूसरी कंफर्ट्स होगी, और तीसरी लग्जरी होगी। नेसेसिटी जो हमारी ज़रूरी हैं, तो जैसे कि एसेंशियल गुड, जैसे कि सॉल्ट, किरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, ये जो है हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये लेस देन यूनिटी की होती है, ये लेस देन वन होती है, ये इनइलास्टिक होती है। क्यों? प्राइसेस के चेंज होने के कारण जितनी हमारी डिमांड है वो उतनी ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉल्ट की कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉल्ट की कंजम्पशन कम कर देंगे। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतनी ही लेंगे। तो ये इनइलास्टिक होती है। ठीक है। इट इज़ सो बिकॉज अ कंज्यूमर हैज़ टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ दिस गुड्स। उनको लेनी ही पड़ेगी, इरिस्पेक्टिव कि जो प्राइसेस है वो राइज कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। चेंज इन देयर प्राइसेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिमांड। इनमें चेंज होने में जो नेसेसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके प्राइसेस में चेंज होने के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरी हैंड, अदर हैंड, हम क्या देख रहे हैं कि लग्जरी गुड्स है, लाइक एसी, एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी। ये सारी चीज़ों की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। अगर प्राइसेस अभी इंक्रीज चल रहे हैं, इंक्रीज है प्राइसेस अभी, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे ना, हम फ्यूचर में खरीद लेंगे। हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इलास्टिक का मतलब वो लचकदार है, वो चेंज हो रही है, इफेक्ट कर रहे हैं उसको। इन इलास्टिक उसको डिमांड को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो चेंज इन प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर डिमांड। अगर लग्जरी चीज़ों के प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है डिमांड के ऊपर। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी इन केस ऑफ अ कंफर्ट। वो यूनिटी होते हैं कंफर्ट के केस में। जो हमारी चीज़ें कंफर्ट की होती है, जैसे कूलर, फैन, मिल्क वगैरह हो गया, तो इसमें हमारी क्या होती है, यूनिटी इक्वल टू वन होती है। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। Goods having the substitutes available at a reasonable prices such as a tea and coffee, pen and ball pen, milk shake and lassi, sandals and chappals, ये इनकी जो डिमांड है वो क्या होती है, वो इलास्टिक होती है। अगर सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है और वो भी रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। आप टी का यूज़ कर रहे हो, टी के प्राइसेस अगर हाई हो रहे हैं और ये बदले में आपको कॉफ़ी जो है वो इजीली अवेलेबल हो रही है और उसके प्राइसेस भी रीजनेबल है, तो आप टी को छोड़कर उसको छोड़कर सेक्रीफाइस करके या उसको स्किप करके कॉफ़ी के ऊपर आ जाते हो। तो ये भी बहुत रोल प्ले करती है कि चीज़ों की कैसे अवेलेबल हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे अवेलेबल हैं। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स के कारण जो चीज़ों की डिमांड होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी, वो चेंज हो जाएगी, वो टी को छोड़कर कॉफ़ी पर स्किप हो जाएंगे। ये इसीलिए इफेक्ट हो रही है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है और लोग उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गुड्स विद अ डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारी जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक हो जाएगी। गुड्स विद द डिफरेंट यूजेस, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, कर्ड के लिए भी और चीज़ के लिए भी किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। अगर मिल्क के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम कर्ड नहीं बनाएंगे, हम खाली टी के लिए यूज़ कर सकते हैं मिल्क को, या सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूजेस, गुड्स विद अ डिफरेंट यूजेस, अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा तरीके से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। इन्होंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कूलिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो खाली हम जो ज़रूरी काम की चीज़ें हैं हम उनके लिए ही यूज़ करें। नेक्स्ट है पोस्टपोन्ड ऑफ द यूज। अगर हम अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं जिस केस में, तो उस केस में भी जो डिमांड होगी वो हमारी इलास्टिक डिमांड होगी। जैसे अगर किसी ने घर बनाना है, तो अगर चीज़ों के प्राइसेस हाई चल रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के जैसे ब्रिक्स सीमेंट वगैरह का प्राइसेस हाई चल रहे हैं, तो वो अपनी डिज़ायर को, अपने जो भी उनका ड्रीम है, ड्रीम हाउस वो बनाने वाले हैं, तो वो उसको पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, अभी जैसे किसी को भूख लगी है तो वो तो खाना खाएगा ही खाएगा, प्राइसेस चाहे जो भी चल रहे हो, वहां पर डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। पानी पीना है तो पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो वहां पर डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिक है, अगर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता तो इन इलास्टिक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, थोड़े से प्राइसेस में इंक्रीज होने के कारण उनकी डिमांड इफेक्ट नहीं होती है, पैसे का सारा खेल है। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी जो डिमांड है वो क्या है, वो इनइलास्टिक है। और दूसरी साइड अगर मिडिल इनकम पीपल की बात करें, प्राइसेस में चेंजेस आने के कारण उनको इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। ओके, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी चीज़ की किसी पर्सन को आदत हो चुकी है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, हैबिचुअल है उसकी, उसने लेना ही लेना है, कंज्यूम करना ही करना है, तो वहाँ पर उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। राइज हो रहे अगर प्राइसेस में, तो वो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा की बजाय कम ले ले, पर वो लेगा ज़रूर, लेकिन वो डिमांड को ख़त्म नहीं करेगा। ओके, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। आप किसी कमोडिटी के ऊपर कितना अपने इनकम का हिस्सा है जो वो लगा रहे हो। अगर वेरी स्मॉल पोर्शन जा रहा है तो वहाँ पर जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। जैसे न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, इन चीज़ों के अगर प्राइसेस राइज करते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो डिमांड इफेक्ट नहीं होती है, डिमांड कम नहीं होती है। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो क्या है, इनइलास्टिक है। अगर जो है चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा पोर्शन है जो अपने इनकम का स्पेंड कर रहे हो, जैसे कपड़ों पर, न्यूट्रिटिव फूड पर, कूलर वगैरह, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ों में नहीं आता लेकिन हमारी लग्जरी चीज़ों में आता है, हमारे कंफर्ट्स में आता है, तो वहाँ पर हमारा जो इनकम का पार्ट है वो अगर ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, वो वहाँ पर इलास्टिक बन जाएगी। अगर कम पोर्शन जा रहा है तो वो इनइलास्टिक रहने वाली है। नेक्स्ट है प्राइस लेवल है। वेरी हाई प्राइस्ड गुड्स हैव अ इनइलास्टिक डिमांड, जैसे कि डायमंड्स, ज्वेलरी, कॉस्टली कारपेट्स। अगर इनके प्राइसेस में लिटिल प्राइसेस चेंज होते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस गुड्स कॉजेज लिटिल चेंज इन देयर डिमांड। अगर इनके प्राइसेस में चेंज आता है तो इनइलास्टिक होने का मतलब है कि बहुत थोड़ा चेंज आएगा, अगर आएगा भी तो। लाइकवाइज वेरी लो प्राइस गुड्स ऑल्सो हैव अ इनइलास्टिक डिमांड, जैसे पोस्ट कार्ड, चीप वेजिटेबल, मैच बॉक्स। जो बहुत सस्ती चीज़ें हैं उनकी भी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। चेंज इन द प्राइस ऑफ दीज गुड्स कॉजेज लिटिल चेंज इन देयर डिमांड। और दूसरी साइड अगर हम मीडियम प्राइस गुड्स की बात करें, ना कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना ही ज़्यादा सस्ती है, तो वो वहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक रहती है। ठीक है, वो बदल जाती है। टाइम, डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक क्यों है, क्योंकि लंबा समय है तो उनकी आदतें चेंज भी हो सकती है। शॉर्ट पीरियड में आदतें चेंज नहीं होती है, शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक रहेगा, वो अपनी डिमांड को नहीं बदलते हैं। अगर लंबा पीरियड है तो वो इलास्टिक हो जाएगा।
ज्वाइंट डिमांड में अगर गुड्स को डिमांड किया जा रहा है ज्वाइंटली तो उनकी इन इलास्टिक डिमांड है, जैसे कार और पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस राइज होने के कारण कार की डिमांड कम नहीं हो जाती, फॉल नहीं करती है। तो ये थे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी को। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टार्टिंग में हमने देखा था 3 टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? बाकी चीज़ें, अदर थिंग्स, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये सारी कांस्टेंट है। लेकिन जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो किसके कारण चेंज आ रहा है? वो चेंज आ रहा है हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में चेंज आने के कारण। उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में जो चेंज आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ रही है या उसकी इनकम कम हो रही है, उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका मतलब है रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। क्वांटिटी में वो कितने परसेंट चेंज कर रहा है, वो डिमांड को कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, किसके कारण? इनकम में चेंज आने के कारण। वो बन जाती है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन द इनकम। ये सारा वही है, प्रपोर्शनेट चेंज परसेंटेज में लेना हमने। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये चेंज इन क्यू कैसे निकाला गया? पहले वाला और पुराने वाला दोनों को माइनस करके, ठीक है। तो जैसे प्राइस में हमने फॉर्मूला तैयार किया था, उसी तरह से ये जो नीचे वाला पोर्शन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास बना है y ओवर क्यू इंटू डेल्टा क्यू ओवर y। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इनकम। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम है वो 3000 है और आपकी जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स है आइसक्रीम की। अगर आपकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाती है 6000 और आपकी जो डिमांड है आइसक्रीम की वो हो जाती है 30 यूनिट्स, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालनी है? ये 3000 पुरानी इनकम है आपकी और 6000 नई इनकम है। पहले तो चेंज इन इनकम निकाल लो, चेंज कितना आया? 3000 का आया। क्वांटिटी पहले आप ले रहे थे 10 यूनिट्स, अब आप ले रहे हो 30 यूनिट्स, तो क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 20। जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला एक ही है, ये जो फॉर्मूला है इसके बीच में हमने वैल्यूज फिल कर देनी है। वैल्यूज हमारी क्या है? 3000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3000। 3000 के साथ 3000 कैंसिल हो गया, 0 के साथ 0 और 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, वो आएगा ग्रेटर देन यूनिटी। ये एक से ज़्यादा है, ग्रेटर देन यूनिटी है, ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्या डिग्रीज है इसकी? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है। पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है विद एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हिज डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेज। पॉजिटिव का मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है। पहले जो पर्सन की इनकम थी वो थी बी और वो क्वांटिटी ले रहा था क्यू, अभी उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो क्वांटिटी ले रहा है क्यू, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव है ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव। ओके, तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स आम चीज़ों में बात कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं यूनिटरी इनकम, लेस देन यूनिटरी और मोर देन यूनिटरी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is unitary when a given percentage change in followed by equal परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। यूनिटरी का मतलब इक्वल टू 1 होता है, जितना चेंज इनकम में आया उतना ही चेंज, सेम चेंज डिमांड में आ गया। 100% इनकम आया, 100% डिमांड में आ गया, तो ये हो गया आपका यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी, आपके जो इनकम में चेंज आ रहा है वो और जो डिमांड में चेंज आ रहा है दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। कैसे?
परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द इनकम। इनकम में जो चेंज है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कम आ रहा है। चेंज इन डिमांड इज लेस देन, कम है। तो डिमांड ऊपर आ गई 50% और इनकम कितने नीचे आ गई, तो ये आ गया आपका लेस देन यूनिटरी। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ही आप अपनी डिमांड में भी चेंज ले। तो अगर चेंज कम कर रहे हो तो वो आपकी जो इनकम है, जो इलास्टिसिटी है, वो आपकी लेस देन यूनिटरी रहने वाली है। मोर देन यूनिटरी, अगर आप इनकम में इतना चेंज नहीं आ रहा लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, इनकम में तो चेंज आया 100 के साथ और डिमांड आप कर रहे हो 200 के साथ चेंज, तो ये ग्रेटर देन यूनिटरी आएगा। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की डायग्राम ये रही। तो पहले आपकी जो नेगेटिव का मतलब है कि दोनों सेम नहीं जाते, सेम डायरेक्शन में नहीं है। जैसे गिवन गुड्स हो गया, गिवन गुड्स थोड़ी इन्फीरियर चीज़ें होती हैं। अब बंदे की इनकम बढ़ गई है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो इन्फीरियर चीज़ों के ऊपर क्यों टिका रहेगा, वो इन्फीरियर को छोड़कर सुपीरियर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अकम्प्लेन्ड बाय फॉल इन द डिमांड ऑफ अ गुड एंड डिक्रीज इन इनकम इज फॉलोड बाय राइज इन द डिमांड। अगर इनकम कम होती है तो वही बंदा इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देता है, अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर देता है। ओके, डी वाई डिमांड है जो वो इनकम के बारे में, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लोप्स कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पॉइंट कर रहा है कि जब इनकम 10 है तो वो 4 यूनिट्स ले रहा है, जब इनकम 10 है तो वो 4 यूनिट्स ले रहा है। ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ गई है, 20 हो गई है, तो वो 2 यूनिट्स ले रहा है। तो ये होगी आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स की बात नहीं कर रहे, गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं। Zero income elasticity is zero when change in income consumer evokes no change in the demand. इनकम में तो चेंज आ गया लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। इनकम बढ़ गई तो सॉल्ट ज़्यादा खाने लग जाएंगे, नो। तो आपकी जो डिमांड है वो सेम रहने वाली है, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आया। पहले भी 4 ले रहा था, अब इनकम बढ़ गई है, फिर अभी भी 4 ले रहा है। तो ये आपकी ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन आ जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको इनकम का सारा कवर हो गया होगा, सारा क्लियर हो गया होगा। प्राइस वाला मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करना। क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी 5 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसी एक चीज़ की प्राइस और चेंज में, प्राइस में चेंज आने के कारण और क्वांटिटी के डिमांड में कारण। अगर एक का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके कारण दूसरे की डिमांड जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे टी के प्राइसेस है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके कारण अगर कॉफ़ी की डिमांड इफेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कार्स कॉजेज चेंज इन द डिमांड ऑफ पेट्रोल। अगर कार की डिमांड है जो वो बढ़ती जा रही है, कार चलाने वाले ज़्यादा हो गए, अब पेट्रोल के प्राइसेस है जो वो क्या करेंगे, इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो प्राइसेस अगर कार के चेंज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड की भी, पेट्रोल है जो पेट्रोल की डिमांड है वो भी इफेक्ट हो जाएगी। तो देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड। उसको हम मेजर करते हैं बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड के कारण इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, वो किसके कारण इफेक्ट हो रही है, किसी और के प्राइस के कारण, किसी और के प्राइस में चेंजेस आने के कारण, तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Measure cross elasticity of demand is a measure of change in quantity demanded of good good Y as a result of change in the price of good X. Y की डिमांड में चेंज आ रहा है किसके कारण, प्राइसेस ऑफ X के कारण। ये हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ X रिलेटिव टू द प्राइसेस ऑफ द Y. Measurement of cross elasticity of demand. Percentage change in quantity demanded of good X divided by percentage change in the price of good Y.
सेम फॉर्मूला है जैसे हमने उसमें किया था। अब यहाँ पर हमने क्वांटिटी एक्स की लेनी है और प्राइस वाई का लेना है। तो ये आपका सॉल्व है करने का तरीका। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, इसमें हम अपने वैल्यूज लगाएंगे। अभी बात करें डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जीरो नो इफेक्ट दिखाता है। व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर देन द गिवन परसेंटेज राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड विल लीड टू गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर गुड। अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट्स है एक दूसरे के लिए, एक की जगह दूसरे को यूज किया जा सकता है, तो जितने परसेंटेज चेंज आता है प्राइसेस में एक की, परसेंटेज राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वन विल लीड टू द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर गुड। हो सकता है कि उसके कारण उतना चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए डिमांड दूसरे की। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राइसेस तो एक के बढ़ रहे हैं, प्राइसेस एक के इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस एक्स के बढ़ रहे हैं और डिमांड वाई की इंक्रीज हो रही है। ये पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी अपवर्ड है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स है और यहाँ पर प्रोडक्ट वाई है। तो ये है, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं। When the price of coffee is 50 पैसे per cup, then the demand of tea is of 50 cups. If the prices of coffee rises to 70 पैसे per cup, then the demand of tea goes to the 100 cups. अब कॉफ़ी के प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण डिमांड किसकी बढ़ रही है? टी की बढ़ रही है। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है, सारे फॉर्मूले में वैल्यू फिल करके हमें पता चला इट इज़ अ लेस देन यूनिटरी, वन से कम है। तो इस डायग्राम में क्या कह रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी टी की शो करी है। जब कॉफ़ी के प्राइसेस पी है, कॉफ़ी के प्राइसेस पी है, तो चाय की डिमांड कितनी है? क्यू। और जैसे ही प्राइसेस कॉफ़ी के इंक्रीज हुए, इधर से चाय की डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया पॉजिटिव। अपवर्ड स्लोविंग हो तो ये पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड हो तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, इतना तो हो गया होगा आपको, ये सारा बताया हुआ है। कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी will lead to increase in the demand of tea and fall in the prices of coffee will lead to decrease in the demand of tea. अब बात करें नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स jointly demanded, percentage rise in the price of one leads to percentage fall in the demand of the other. ज्वाइंटली गुड्स के बारे में बात करें, जहां पर दोनों की इकट्ठे डिमांड की जाती है। अब मैं कार ले लूँ, पेट्रोल की डिमांड तो मुझे करनी पड़ेगी, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मैं कार कैसे चलाऊंगी। राइज कर रहे हैं प्राइस ऑफ वन, प्राइसेस एक के बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड दूसरे की कम हो रही है, फॉल कर रही है। ये हो गया ना नेगेटिव। कॉन्सिक्वेंटली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव एंड सेम इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द साइन माइनस बिफोर द नंबर ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी देखो, प्राइस ऑफ ब्रेड इज 80 पैसे पर पीस एंड डिमांड फॉर बटर इज 10 किलो। जब प्राइसेस ब्रेड के बढ़कर 1.20 हो गए, 1 रुपये 20 पैसे हो गए, तो वहाँ पर जो ब्रेड की ऊपर लगाने वाले बटर की डिमांड है वो कितनी होगी? 5 kg हो गई। तो ये हो गए नेगेटिव। ओके, पहले हमने चेंज देख लिया, अब उसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू लगा दी, तो अभी हमारे पास आया कि ये जो है ये यूनिटरी है, ये ना लेस देन है ना मोर देन है, बराबर बराबर चेंज आ रहा है दोनों में। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों का। ठीक है, देखो क्वांटिटी ऑफ बटर, प्राइसेस ऑफ ब्रेड। जब तो प्राइसेस पी थे तो बटर की डिमांड ज़्यादा थी, जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए ब्रेड के तो बटर की डिमांड
कम हो गई। तो ये होगी आपकी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। 0 जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2 गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। वीट और शूज़ का कोई लिंक नहीं है। वीट के प्राइसेस इंक्रीज हो डिक्रीज हो उसके कारण शूज़ की डिमांड इफेक्ट नहीं होने वाली है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये आप लोग देख लेना। बहुत ही ईजी से पॉइंट्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर द मोनोपोली। मोनोपोलिस्ट है जो, वो उसको डिटर्मिन करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए, कि जो प्राइसेस हैं मैं कैसे फिक्स करूं। कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो मुझे लो प्राइसेस पर यूनिट करना है। इलास्टिक का मतलब चेंज हो जाएगी, प्राइसेस मैंने ज़रा सा भी इंक्रीज़ किए तो लोग लेना छोड़ देंगे। अगर इलास्टिक है, लोग लेना छोड़ सकते हैं, ये रिस्क है, तो वहाँ पर प्राइसेस लो रखने पड़ेंगे। अगर इन इलास्टिक है तो प्राइसेस चाहे इंक्रीज़ कर दो थोड़े से, तो डिमांड इफेक्ट नहीं होगी, तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मोनोपोलिस्ट मोनोपोली के अंदर जो है वो डिटर्मिन करने में इंटरेस्टेड होता है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ज़रूरत होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब जो मोनोपोलिस्ट है सेल करता है प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, तो मोनोपोलिस्ट है जो, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करता है। डिफरेंट यूजेस प्रोडक्ट का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक मार्केट में जो कंज्यूमर हो उसका वो इलास्टिक डिमांड रखता हो और दूसरी मार्केट में वो इनइलास्टिक डिमांड का हो। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इनइलास्टिक है डिमांड हमारी। जो फैक्ट्री वगैरह में यूज़ होनी है, कोल वगैरह में यूज़ होनी है, तो वहाँ पर इलास्टिक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बोर्ड बढ़ाएगा भी तो वो लोग अपनी मशीन्स को कोयल और ऑयल पे रन करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ये, सॉरी, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इनइलास्टिक है, नहीं चेंज होगी। और प्राइसेस अगर बढ़ भी जाते हैं तो, लेकिन फैक्ट्री पर्पज़ के लिए ये इलास्टिक है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ जॉइंट सप्लाई, एडवांटेज टू द फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन बर्डन के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन के लिए, वेज डिटर्मिनेशन, पैराडिक्स ऑफ पॉवर्टी एंड इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट। ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, आप एक बार देख लेना। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम फुल फ्लैश कवर कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक। वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। इसको प्रिपेयर जरूर करके जाना, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।